Good morning, students. Today we will start our last topic of this chapter, saturated solution. Right? What is the meaning of saturated solution? इसमें क्या होता है कि आपको पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा. इसमें मेनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को ही हम यूज कर सकते हैं जो पानी में मिल सकते हैं, घुल मिल सकते हैं. उस सब्सटेंसेस को ही हम यूज करते हैं सैचुरेटेड में. इसमें एक गिलास में आप पानी लेना, ठीक है, उसमें आप चीनी डालना, ठीक है. चीनी पानी में घुल जाती है. तो क्या होता है जब हम उसमें घोलते हैं, 2-3 स्पून डालें, वो घुलने के बाद फिर दोबारा से उसमें चीनी डालना, ठीक है, फिर उसको घोलना. उसका एक पॉइंट आ जाता है जब क्या होता है कि चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है और वो क्या करती है, नीचे बैठना शुरू कर देती है. वो घुलती नहीं है, उसमें क्या है, नीचे बैठना शुरू कर देती है. तो वो क्या है, सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है. मतलब अब इससे ज्यादा अब वो पानी में नहीं घुल सकती है. वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. उसकी कैपेसिटी इतनी ही थी उस सॉल्यूशन को घोलने की, उसकी इससे ज्यादा वो क्या है, अब अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता. जैसे ही हर जो वाटर की हर सॉल्यूट को, हर सॉल्यूबल सब्सटेंस को घोलने की कैपेसिटी अलग अलग होती है. यदि वो चीनी के 6 चम्मच घोल रहा है, आइडिया बता रही हूँ, 6 चम्मच घोल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है वो यदि मैं उसमें नमक सॉल्ट डालूं तो वो उसके 7 चम्मच भी उसमें डिसॉल्व हो सके. हर उसकी कैपेसिटी, सॉल्यूशन की, हर वाटर की कैपेसिटी हर सब्सटेंस को घोलने की अलग होती है. ये नहीं सेम हो. यदि वो 6 चम्मच चीनी के घोल रहा है तो वो 6 चम्मच सॉल्ट के घोलेगा. ऐसा नहीं होता. क्या पता वो 7 चम्मच सॉल्ट के घोल दिए, क्या पता वो 8 चम्मच चीनी के घोल सके. ठीक है, हर सब्सटेंस की कैपेसिटी क्या है, अलग होती है. क्लियर. ये क्या है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि इससे ज्यादा मैं अब क्या है उसमें वो सब्सटेंस नहीं डाल सकती. वो उसकी सैचुरेटेड पोजीशन पे आ गया है, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि इसके अंदर और सब्सटेंस को हम ऐड नहीं कर सकते, सिमिलर सब्सटेंस को. ठीक है, हम उसमें अब और जो सब्सटेंस हम उसमें घोल रहे हैं उसको और हम ऐड नहीं कर सकते. उसकी कैपेसिटी क्या है, खत्म हो गई है, क्योंकि वो अब नीचे बैठना शुरू कर दी. क्लियर. इन विच नो मोर सॉल्यूट. सॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूबल सब्सटेंस को ही हम सॉल्यूट बोलते हैं. ठीक है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूबल सब्सटेंस ही है. सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट ए गिवन टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर में हम उसको घोल रहे हैं, ठीक है, अब वो उसी टेम्परेचर में और ज्यादा घुल नहीं सकता, उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, बस. इससे ज्यादा नहीं, खत्म. उसकी कैपेसिटी से हमारी कैपेसिटी होती है ना, वैसे भी वाटर की भी कैपेसिटी है. अब उसमें वाटर में डाला और या किसी भी लिक्विड में डाला, ठीक है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, फिनिश हो गई है, वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है. क्लियर. अब सैचुरेटेड में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत मायने रखता है. कि यदि मैं उसको घोल दूं, ठीक है, यदि मैं उसको हीट प्रोवाइड करूं, जो मेरा सोल्यूशन है ना, उसको यदि मैं हीट प्रोवाइड करूं ना, तो मैं हीट प्रोवाइड करने से उसमें मैं और भी सॉल्यूट सब्सटेंस को डाल सकती हूँ, और भी सॉल्यूट को ऐड कर सकती हूँ. हीट देने से उसमें मैं और भी सॉल्यूट को मिक्स कर सकती हूँ. यदि मेरे नॉर्मल टेम्परेचर था, बस इतना मैंने उसको डाल दिया, अब उसका पोजीशन खत्म, वो आ गया. पर यदि मैं थोड़ी उसको हीट दे रही हूँ ना, तो वो और भी मैं उसमें सोल्यूशन, आपने देखा होगा जब आप पानी में हम थोड़ा गर्म कर देते हैं और चीनी खोलते हैं तो फटाफट घुल जाती है. क्लियर. यदि हम उसको गर्म करके खोले ना, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, बढ़ जाती है. अब उसमें और भी हम वो सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं. राइट. देखिए, if we heat a saturated solution we can dissolve more solute in it. यदि हम वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको यदि मैं हीट दे देती हूँ, तो मैं उसमें और भी जो सॉल्यूट को ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, जो चीनी अब नीचे बैठनी शुरू हो गई थी उसको वो घुल जाएगी गर्म करने से, और मैं और चीनी भी उसमें डाल सकती हूँ. फिर उसके बाद गर्म करके भी उसकी कैपेसिटी क्या है, फिर वो सॉल्यूट में आ ही जाता है. सैचुरेटेड पोजीशन में तो वो आता ही आता है, चाहे आप उसको हीट दोगे फिर भी वो सैचुरेटेड में आएगा. हाँ, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर लास्ट में तो वो भी हीट देने के बाद भी वो एक ऐसे पॉइंट पे भी आ जाएगा कि वो घोलना बंद कर देगा. ठीक है, पर हीट से वो जितनी वो 5 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर में घोल रहा था, हीट देने से मे बी वो 7 चम्मच घोल चीनी. क्लियर. ये मेरा है सैचुरेटेड
सोल्यूशन होगा। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। अब मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ जो हमने मेथड सेपरेशन की डिस्कस करे थे। फर्स्ट मेथड था हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से तो क्लियर है, जो सब्सटेंस को हम सब्सटेंस के मिक्सचर में से हम हैंड से सब्सटेंसेस को अलग करें जो सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या जो सब्सटेंस हमें अच्छे लगते हैं उन सब्सटेंसेस को हम हैंड से अलग कर रहे हैं, उसको हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। जैसे हम राइस में से कंकर को हमें वो सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको हम हैंड से अलग कर रहे हैं, वो क्या है मेरा हैंड पिकिंग मेथड। इसमें मैं हैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके बाउल है आपके पास, उसमें सॉल्ट है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से आप अलग कर रहे हो, थिंग को अलग, सब्सटेंस को अलग कर रहे हो, वो भी क्या है मेरा हैंड पिकिंग मेथड। क्लियर। हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है कि साइज मेरे पास, उसका साइज कैसा होना चाहिए जो विजिबल हो, दिखे, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स हो उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप मिक्सचर में मेरे को किस चीज का मिक्सचर दे दिया है, मैं उसमें से बोलूं नमक को अलग करना है, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। उसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, तो मैं उसको अलग नहीं कर सकती। उसके पार्टिकल्स क्या है, विजिबल होने चाहिए, तभी मैं हैंड पिकिंग मेथड का यूज कर सकती हूँ। और उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा क्वांटिटी होगी तब भी मैं हैंड पिकिंग मेथड यूज नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट है थ्रेशिंग मेथड। थ्रेशिंग मेथड कौन यूज करता है, फार्मर्स मेनली यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको क्या, कहाँ से स्टॉक में से क्या है अलग करना है, वीट को अलग करना है, ग्रेन को अलग करना है, इसलिए वो इस मेथड का यूज करते हैं। वो इसमें से क्या करते, थ्रेशर्स भी यूज करते हैं, मशीनरी होती है थ्रेशर, जिसमें से स्टॉक जो उन्होंने सुखा लिए हैं, स्टॉक स्टेम्स वीट के जो सुखा लिए उसमें से फटाफट वो क्या है, ग्रेन्स को अलग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर्स, राइट। उसके बाद मेरा है थर्ड विनोइंग मेथड। अब जो मैंने ग्रेन्स को अलग करा है उसमें हस्क पार्टिकल अभी अवेलेबल है, भूसा अवेलेबल है, ठीक है। हस्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, विनोइंग मेथड में हम एयर का यूज करते हैं। एयर के प्रेशर से जो हस्क पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है, और जो ग्रेन है, जो भारे हैवी पार्टिकल्स हैं, वो क्या है नीचे हमारी धरती के नीचे गिर जाते हैं। इसमें थोड़ा ऊंचाई पर ये खड़े होकर ये मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, ताकि धरती की ग्रेविटी के कारण जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाए, और जो स्मॉल है, मतलब जो क्या हैवी नहीं है, ठीक है, लाइट है, तो वो क्या करेंगे, हवा के ब्लो, वाइंड के ब्लो के कारण, वाइंड की कैपेसिटी के कारण वो क्या है, उसमें हवा में उड़ जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। इससे क्या है, हमारे हस्क पार्टिकल्स और ग्रेन्स पार्टिकल्स को अलग करते हैं। वैसे ही हम घरों में भी यूज करते हैं। जब जब हम ग्रेन्स को चुगते हैं तो क्या होता है, उसमें डर्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, डर्ट, उसमें मिट्टी भी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े होके जहाँ से हवा आ रही है उसको हम ऐसे गिराएंगे ना, तो डस्ट पार्टिकल क्या है, अलग हो जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, वो मेरे ग्रेन्स होंगे, ठीक है। ये मेरा था विनोइंग मेथड। सिविंग मेथड, जब मेरे पास ऐसा मिक्सचर है जिसके जो पार्टिकल्स है उसमें साइज में अलग अलग है, ठीक है, तो स्मॉल साइज भी है उसमें, बिग साइज भी, तो उसमें क्या है, सिविंग मेथड का हम यूज करते हैं। इसमें बड़े बड़े सीवर्स होते हैं, छन्नी होती है, हम घर में भी छन्नी यूज करते हैं। तो क्या, यदि हम आटे में, ठीक है, हमारे पास आटा है, ठीक है, उसमें मोटा आटा भी है और बारीक भी, यदि मेरे को बारीक और मोटे को अलग करना है तो उस छन्ने से मैं क्या करूंगी, वो सीवर्स का यूज करूंगी। सिविंग मेथड में छन्ने से क्या होगा, जो मेरा मोटा आटा होगा वो ऊपर रह जाएगा और बारीक आटा होगा वो क्या नीचे आ जाएगा। वो सीवर के क्या है, उसमें सीवर्स में होल होते हैं, जिस होल से वो क्या है, वो दो पार्टिकल्स को क्या है, अलग कर देते हैं। क्लियर, वो हम कंस्ट्रक्शंस में भी यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद मेरा सेगमेंटेशन आता है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें हम मेनली पानी का यूज करते हैं। पानी में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या आपको पता है नीचे हो जाते हैं। पानी में हम कुछ चीजों को मिला के रखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ही रख देना है। उस रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वो मेरा क्या, जब सेटल डाउन हो गया है, हैवी पार्टिकल्स और हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ गए, हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, तो मेरा क्या हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। जैसे हम घरों में हमने राइस करते हैं और भी बहुत सारे थिंग्स जिसको हम वॉश करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, राइस मेरा हैवी है, वो नीचे बैठ जाएगा। जो मेरे को अनवांटेड है, जो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, डस्ट है या फिर हस्क पार्टिकल्स भी बीच में आते हैं, और भी कंकर भी होते हैं छोटे छोटे, वो क्या है, या कीड़े भी होते हैं, वो क्या ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जो भारी कंकर है वो तो नहीं आएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, पर जो छोटे छोटे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, मैं उसको सेगमेंटेशन मैंने यूज कर दिया। फिर उसके बाद मैं क्या साथ में यूज करूंगी, डिकेंडेशन यूज करूंगी। डिकेंडेशन में क्या है, जो ऊपर के पार्टिकल्स को मैं से वो नीचे, जो सेगमेंटेशन को बिना डिस्टर्ब करे
मैं डिकंडेशन कर रही हूँ, वो पार्टिकल्स को क्या है मैं अलग कर देती हूँ, तो मेरा क्या है डिकंडेशन हो रहा है। डिकंडेशन हम सेगमेंटेशन को बिना डिस्टर्ब करे करते हैं। क्लियर। उसके बाद फिल्ट्रेशन में क्या करा था, फिल्ट्रेशन में ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो थिंग सॉल्यूबल होती है, ठीक है, वो तो घुल जाते हैं, पर जो इनसॉल्यूबल होती है, जो सॉल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुलती है, उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या है बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर। जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, अब जो पार्टिकल्स जो घुल गए हैं वो तो हम डिकंडेशन से हमारे बाहर आ गए, ठीक है, पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कंकर होते हैं, जो नहीं घुलते हैं, वो क्या है जब हम छानते हैं तो वो फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे हम जूस बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो क्या होता है हम कई बारी जो पानी डालते हैं, पानी में हम उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, वो घुल जाता है, कई बारी उसमें गिटक चली जाती है, उसकी सीड चला जाता है नींबू का, तो क्या होता है वो नहीं घुलता है। जैसे ऑरेंज का सीड चला जाएगा, वो सोल्यूबल नहीं है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। फिल्टर पेपर का भी यूज करते हैं, या फिर हम छन्नी आती है, ठीक है, तो वो भी यूज करते हैं। जैसे हम घरों में चाय बनाते हैं, आपको टी लीव्स को अलग करना तो यूज कर रहे हो ना, फिल्ट्रेशन फिल्टर कर रहे हो ना, तभी आपका सीविंग फिल्टर हो रहा है। जैसे उसके बाद फिल्ट्रेशन में तो ऐसा भी होता है कि आपने एक जो कॉटन क्लॉथ होता है ना, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। यदि मैं किसी भी चीज का फिल्टर करना है, किसी भी बर्तन पर, वो मैं कपड़ा यूज कर दूंगी, ठीक है, उसके ऊपर वो सारा डाल दूंगी जिसको मैंने फिल्टर करना है, ठीक है, तो क्या होगा वो जो मेरा पार्टिकल है जो फिल्टर वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स है वो नीचे चला जाएगा, जो फिल्टर वाला है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब जो मेरे को नहीं चाहिए। जैसे मैंने चीज को अलग करना है दूध में से, तो क्या हो गया, जब दूध में से कर्ड डाला तो उस मेरा क्या बन गया, चीज या पनीर बनता है। तो पनीर जब बना, जब मैंने उसके पानी को अलग करना है, तो मैं उसमें के कपड़ा यूज करके उसके पानी को अलग कर दूंगी, और जो पनीर है वो मेरे ऊपर रह जाएगा, उस कपड़े के ऊपर रह जाएगा। ऐसा हम घरों में भी फिल्टर यूज करते ही, हर चीज में हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर। पर जो सॉल्यूबल थिंग्स हैं जो घुल गई हैं उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, इनसॉल्यूबल को ही हम फिल्टर कर सकते हैं, जो पानी में नहीं घुलती। जो घुली चुकी है उनको कैसे सॉल्यूबल करोगे, उसके लिए अलग मेथड्स। क्लियर। उसके बाद मेरा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जैसे हमने फिल्ट्रेशन में डिस्कस करा कि जो थिंग सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, जो इनसॉल्यूबल है उसको हम निकाल सकते हैं, पर जो सॉल्यूबल है उसको हमने निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको हम फिर हम इवेपोरेशन यूज करते हैं। तो क्या होता है, यदि इवेपोरेशन में आपको पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है कि वेपर बनता है, जब पानी को आप हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। गैसेस फॉर्म में आने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है, फिर वो कंडेंसेशन की पोजीशन आती है। पर जब लिक्विड मेरा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेरा क्या है इवेपोरेशन है। वैसे ही मैंने आपको समझाया था, जब आप किसी बीकर में पानी डालते हो, उसमें नमक डालते हो, जब वो पानी पूरा उठ जाता है, वेपर बन जाता है, तो नीचे क्या रह जाता है, मेरा नमक रह जाएगा, तो मैं उसमें से नमक को मेरा अलग हो गया। वैसे ही जो हमारे नमक है, समुद्र में से नमक हमें इसी तरह मिलता है। शैलो पीट्स को हम चेंज करते हैं या शैलो पीट्स बनाते हैं, फिर वो जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के बाद जो नीचे रह जाता है सॉलिड फॉर्म, वो मेरा नमक है, फिर उसको प्योरीफाई करा जाता है। क्लियर। उसके बाद इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब वेपर ठंडा होने के बाद फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैंने आपको उसका एग्जांपल भी दिया था, आप कुछ भी बनाते हो घर में, दूध भी हम गर्म करते हैं, जब उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, जब वो दूध ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, क्या आता है, उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म आ जाती है। वो मेरा क्या है कंडेंसेशन है, वेपर इसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, पानी बन गया है फिर से, तो मेरा क्या हो गया कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। हमारे जो क्लाउड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जब पानी जाता है ऊपर वेपर होता है, तुम्हारे क्लाउड्स बनते हैं, जब क्लाउड्स में से पानी लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाता है तब क्या हो जाता है, मेरा कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है। ये तो हमारे अर्थ पे डेली प्रोसेस चालू ही रहता है। क्लियर। उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक है जो मैंने अभी आपको समझाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब सब्सटेंस को मैं और अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी क्या है, खत्म हो गई है उस सॉल्यूशन की, और सब्सटेंस मैं उसके अंदर ऐड नहीं कर सकती, वो क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। क्लियर। ये मेरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड हो गया।